नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कमोडिटी मार्केट में कहां पर मौके दिख रहे हैं, कहां उनको खरीदारी करनी है, कहां बिकवाली करनी है। और आज आपको मदद करने के लिए तीन खास मेहमान भी हैं। कयुमर सादरी हैं, सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेज के, उनसे हम बात करेंगे एग्री मार्केट को लेकर। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल से, उनसे बात होगी नॉन एग्री मार्केट को लेकर। और साथ ही एक और मेहमान है हमारे साथ, अमित गोयल है, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं पेस 360 से, उनसे बात भी नॉन एग्री, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस और मेटल्स पर बात करेगी। सबसे पहले अमित जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप हालांकि पोजिशनल के साथ साथ लंबी अवधि का भी व्यू बताते हैं। सबसे पहले गोल्ड, सिल्वर और इन दोनों ही काउंटर में आप पहले बताइए क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जिस तरह की फंडामेंटल्स बदलते जा रहे हैं, वापस से डॉलर इंडेक्स में तेजी दिख रही है, यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील में तेजी दिख रही है, फिर से ब्याज दरें में जो कटौती की उम्मीद थी मार्च के महीने में, वो अब उम्मीद काफ़ी कम होती जा रही है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए? अमित जी। जी देखिए, विश्वमोहन जी नमस्कार। हमारा ऐसा मानना है कि गोल्ड में जो लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी है वो अभी भी ऊपर की दिशा में ही है। और हम अभी भी जो है ये विचार रखते हैं कि इस साल के खत्म होने से पहले गोल्ड डॉलर टर्म्स में $2400 और रुपी टर्म्स में तकरीबन 73-74,000 का भाव दिखना चाहिए। अभी जो है गोल्ड के प्राइस में जो अभी हमने जो एक साइडवेज मूवमेंट देखी है पिछले 2 महीनों में, उसके कुछ कारण हैं। जैसा कि आपने मेंशन किया, डॉलर इंडेक्स का जो है वो 101 के भी नीचे के भाव से जो है 103 के ऊपर आना, बॉन्ड यील्ड्स जो कि काफी नीचे चली गई थी यूएस में, उनका वहां से ऊपर आना, और तीसरा और सबसे बड़ी बात है कि इक्विटी मार्केट्स में एक बहुत बड़ा रिवाइवल हमने देखा है दिसंबर और जनवरी के बीच में। अगर मैं ग्लोबल इक्विटीज की बात करूं, पर्टिकुलरली यूएस इक्विटीज जो है वो आपको सभी को मालूम है कि एसएनपी और नैस्डैक अपने डेली जो है न्यू ऑल टाइम हाईज बनाने की प्रक्रिया में अभी है। तो इन सब के वजह से जो सेफ हेवन डिमांड जो है वो काफी कम हो गई है, और इसका परिणाम हमने देखा है गोल्ड के साइडवेज बिहेवियर में। हमने येन में देखा है कि यूएसडी जेपीवाई जो कि 140 के करीब चले गया था, वो अभी वापस 148 आ गया है। तो तमाम सेफ हेवन्स की डिमांड जो है वो अभी कम हुई है। अगर आप गोल्ड की ईटीएफ पोजीशंस देखेंगे तो शायद आपको ये जान के हैरानी होगी कि एज ऑफ टुडे जो गोल्ड ईटीएफ की जो होल्डिंग है वो अपने 4 साल के निचतम स्तर पे है। जो पोजीशंस 112 मिलियन आउंसेस के करीब चली गई थी 2020 में, वो अब घट घट के जो है 84.5 मिलियन आउंसेस रह गई हैं पूरे वर्ल्ड के गोल्ड ईटीएफ की मिला के। तो इन सब के चलते जो है हमने साइडवेज मूवमेंट देखी है। मगर अगर आने वाले में समय की बात करूं, 6 महीने से लेकर 10 महीने की अगर मैं बात करूं, तो ट्रैजेक्टरी अभी भी बिल्कुल वो ही है। आप जो है अगले 3 महीनों में $2100 के ऊपर का ब्रेकआउट जो है वो हमें देखने को मिलना चाहिए, और इसी साल के अंदर $2400 भी दिखना चाहिए। तो हम गोल्ड पे बहुत ज्यादा बुलिश हैं। और हम एक बात पिछले 2 महीने से जो है लगातार कहते आ रहे हैं कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है, जब पहली बार हमारी आपसे बात हुई थी इस बारे में तो वो 78 था, और वो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है अब 90 के भी ऊपर है। मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो आने वाले 2-3 साल में भी जो है बढ़ता रहेगा। तो मैं चांदी पे पहले भी थोड़ा कम बुलिश था, और चांदी पे मैं आज भी कम बुलिश हूं। बुलिश तो मैं अभी भी हूं, मगर अगर गोल्ड जो है वो 20% बढ़ेगा तो चांदी शायद जो है वो केवल 10 से लेके 12% ही बढ़ेगा। नवनीत जी आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड की चाल क्या रहेगी, पोजिशनली किस तरह का व्यू बनाएं, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है? हफ्ते भर का व्यू बताइएगा नवनीत जी। विष्णु जी, लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि काफी रेंज बाउंड दायरे में गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 2000 तक का जो स्तर बार बार आके छू के एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। लार्जली जो मार्च की रेट हाइक एक्सपेक्टेशन है वो करीब करीब 75% के आसपास, रेट कट एक्सपेक्टेशन सॉरी, अभी 40% के आसपास आ चुकी है। तो ये माना जा सकता है कि मार्च का कट का जो एक्सपेक्टेशन है वो रोल बैक होके मेरे ख्याल से मई के आसपास आपको एक विटनेस होगी।
ओवरऑल जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस भी थोड़ा-सा कम हो रहा है, तो सेल ऑन रैली वाला माहौल डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। 62,200-300 के आसपास मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा सेल करने के लिए। 62,700 के आसपास आप स्टॉप लगाएँ, नीचे में आपको 61,500 के नीचे के भी सेल देखने मिल सकते हैं। ओके, यानी आपको लग रहा है कि 61,500 रुपए तक नीचे सोना आ सकता है। क्या चांदी में भी इस तरह की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं? हालांकि चांदी ऑलरेडी इतनी कमजोर हो गई है। क्या कब चांदी में अगर एंट्री करना हो तो कब करें, और कहां पर अगर बिकवाली करनी हो तो किन स्तरों पर बेचें? नवनीत जी। बिल चांदी में जो दबाव है वो गोल्ड से ज़्यादा है और लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है करीब-करीब 5% के आसपास का स्ट्रेट फॉल देखने मिला है। ओवरऑल जो बुलिश बायस है वो लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 23 या 24 के आसपास ही शुरू होगा और अभी जो है वो करेक्टिव माहौल कंटिन्यू रह सकता है। 70,000 के नीचे के स्तर एक बहुत बहुत अच्छे बाइंग लेवल के जैसे ट्रीट होने चाहिए, बट फिलहाल के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो सेल ऑन रैली की रहेगी। 71-200 के आसपास सेल किया जाए और 70,000 के नीचे आप वापस से बाइंग की एंट्री बना सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मोमेंटम सेल के सिंक में। ओके, यानी चांदी 70,000 रुपए के नीचे आए तब खरीदारी के लिए बेहतर मौका हो सकता है। अमित जी, अब बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। कच्चा तेल, दोनों तरह की खबरें हैं। एक तरफ से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज जो डिमांड को लेकर कंसर्न जता रही है, उन्होंने जो आउटलुक दिए हैं वो कमज़ोर डिमांड को लेकर दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ गल्फ में जिस तरह से चिंता है, साथ ही रूस यूक्रेन को लेकर विवाद है, इन दोनों तरह की खबरों के बीच में किस तरह की चाल कच्चे तेल की रहेगी? या दायरे में रहेगा, या एक बड़े मूवमेंट, बड़े एक्शन की उम्मीद कच्चे तेल को लेकर करे? आपका आउटलुक अमित गोयल साहब क्या है? देखिए विश्वमोहन जी, क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो नीचे के स्तर जो हैं वो क्रूड ऑयल में प्रोटेक्टेड हैं। अगर मैं WTI की बात करूं तो मैं समझता हूं कि $68 एक बहुत ही जो है वो सेफ लेवल है और उस लेवल के नीचे जाने की मुझे अभी संभावना नहीं दिखती है। और अगर मैं ब्रेंट की बात करूं तो उसी तरीके से जो है 74-75 का जो लेवल है ब्रेंट में वो बहुत ही सेफ लेवल है और वहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। मगर अगर मैं ऊपर के लेवल की भी बात करूं तो मुझे यहां से कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। देखिए, हुआ ये है कि ये जो रेड सी के पास ये जो सारी जो डिसरप्शंस हुई हैं ट्रैवल की, उसके वजह से जो है ऑयल टैंकर्स को बहुत सारे जो ऑयल टैंकर्स जो कि लेट्स से बाल्टिक एरिया से या रशिया से जो आ रहे थे एशिया की तरफ, उनको अब जो है केप ऑफ गुड होप के थ्रू आना पड़ रहा है और जो शिपिंग रेट्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं पिछले 2 महीनों में। तो इसके वजह से जो ऑयल की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो आज जो आप कच्चे तेल की जो आप भाव देख रहे हैं, ये इस वजह से ऊपर, एक बहुत बड़ी वजह इसके ऊपर होने की ये है कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब जो है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम उसमें आ गया है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई बहुत ज्यादा यहां से तेजी नहीं दिखती है। आप मान के चलें कि WTI जो है अभी अगर 74.5 है तो शायद हो सकता है कि $77 तक चला जाए और ब्रेंट जो है शायद $82 तक चला जाए। मगर ब्रॉडली स्पीकिंग जो है मुझे एक ये साइडवेज रेंज दिखती है। ब्रेंट में आप मान के चलें कि 74-75 ऑन द डाउन साइड एंड 82-83 ऑन दी अपसाइड। तो ये कोई 10-12% की रेंज है जो कि आने वाले 2-3 महीने जो है हो सकता है हम इस रेंज में रह जाएं। ओके, यानी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, एक दायरे में ही कच्चा तेल कुछ दिनों तक रहने वाला है। नवनीत जी, ट्रेडर्स के लिए आप बताइए, किसी को अगर खरीदारी करनी है या बिकवाली करनी है तो किन लेवल्स का ध्यान रखें? क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है? नवनीत जी। वेल क्रूड जो है वो थोड़ा-सा एग्रेटिक बिहेव कर रहा है और टाइम एंड अगेन कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आते हैं जो कि प्राइसेस को $75 तक ले जाते हैं और वहां से फेड ऑफ होते हैं वापस 70-71 तक आ जाते हैं। जब तक कोई ठोस डिसाइसिव ब्रेकआउट के लिए ट्रिगर नहीं मिलेगा, मुझे लगता है ये रेंज कंटिन्यू रह सकती है और फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो जो छोटे-मोटे पॉकेट्स में अटैक्स देखने मिल रहे हैं। जब तक कोई बड़ा अटैक या बड़ा कोई धमाका नहीं होगा जो क्रूड प्राइसेस को पॉजिटिव मोमेंटम देता है, या वो प्रोडक्शन कट हो सकता है या जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस हो सकता है, तब तक क्रूड प्राइसेस एक सीमित दायरे में ट्रेड करते नजर आएंगे। तो मुझे लगता है 63-63.50 अगर डोमेस्टिक पे आपको देखने मिले तो वो एक सेल का लेवल रहेगा। आप 64,500 का स्टॉप लगा के नीचे में 6200 रुपए तक टारगेट फिर देख सकते हैं। ओके, यानी आपको लग रहा है कि 6200 के नीचे आ सकता है और जो तेजी आए तब आपको यहां पर कच्चे तेल में बिकवाली करनी है। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? अमित गोयल साहब, आपको क्या लग रहा है, नेचुरल गैस की चाल यहां से कैसी दिख रही है? नेचुरल गैस पे जो है मेरा ओवरऑल जो व्यू है वो
बियरिश है। नेचुरल गैस में अभी हमने एक बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखी है पिछले कुछ हफ्तों में। हमने देखा कि नेचुरल गैस के जो भाव हैं एक बार काफी ज्यादा बढ़ भी गए, उसके बाद जो है उसमें एक फॉल भी आ गया। इसमें ये समझने की बात है कि जो विंटर सीजन है, अब ये अपने आखिरी के जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन अब एक आखिरी के पड़ाव पे है। तो जो पीक विंटर्स है वो शायद अब हम बेसिकली पीक विंटर्स में है, और विद इन 4 to 5 वीक्स आप जो है वो टेम्परेचर्स जो है वहां पे नदर्न हेमिस्फेयर में, पर्टिकुलरली यूरोप में और यूएस में, आप टेम्परेचर्स को नीचे आता देखेंगे। तो इसके वजह से ये बात तय है कि नेचुरल गैस की जो डिमांड जो कि हीटिंग के जो काम आती है यूएस और यूरोप में, वो जो है वो थोड़ी कम होगी। तो एक डाउनवर्ड प्रेशर उसका रहेगा। दूसरा क्या हुआ है कि चूंकि 2022 और 2023 में नेचुरल गैस के भाव बहुत ऊंचे थे, तो बहुत सारे जो गैस एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स जो कि पहले नहीं हो पा रहे थे 2020-21 तक, उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं 2022 के बाद जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं। और उनसे भी अब आप देखेंगे धीरे धीरे जो है वो गैस की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। और रशिया का जो डिसरप्शन हुआ कि रशिया से जो गैस यूरोप की तरफ जा रही थी वो बहुत कम रह गई, मगर रशिया से गैस अब जो है वो एशिया की तरफ, पर्टिकुलरली चाइना की तरफ बहुत ज्यादा आ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि नेचुरल गैस आने वाले, अगर मैं 1 साल की बात करूं तो मुझको डाउन दिखता है। अभी तो हो सकता है रेंज बाउंड रह जाए, मगर ओवरऑल मुझे नेचुरल गैस में अपसाइड जो है वो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा। ओके, यानी आपको लग रहा है कि हीटिंग डिमांड कम रहने का अनुमान है, गैस प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, इन्वेंट्री भी ज़्यादा है, उसका दबाव नेचुरल गैस पर दिखेगा और 1 साल का भी व्यू कमजोरी का ही है। नवनीत जी, आप हफ्ते भर के लिए बताइए किस तरह की चाल आपको नेचुरल गैस में यहाँ से दिख रही है। फिर नेचुरल गैस का पूरा जो आप मोमेंटम देख रहे हो वो हर वीकेंड पे जो आउटलुक आ रहा है, किस तरह से सर्दी वहां पर बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके चलते ही हो रहा है। हमने 210 से 280 प्राइसेस को जाते हुए देखा और 280 से वापस 200 तक भी प्राइसेस को आते हुए देखा है। तो मेरे हिसाब से काफी स्ट्रांग वोलेटिलिटी हमने नेचुरल गैस प्राइसेस में देखा है, जहाँ पे रिटेल निवेशक दोनों ही तरफ से मेरे हिसाब से एक बैकफुट पे होंगे या एक लॉस वाली पोजीशन के साथ होंगे। यहाँ पर आने वाली कुछ दिनों में जो नेचुरल गैस के करंट मंथ से नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी काफी स्टीप डिस्काउंट में चल रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सर्दी उस तरह की नहीं होगी जो मार्केट एस्टिमेट करता हुआ चल रहा था। तो मेरे हिसाब से नेचुरल गैस 195 का स्तर जब तक नहीं तोड़ सकता है, एक बार 210 215 तक के आपको बाउंस बैक देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल रिटेल निवेश से इससे दूर रहे अगले कुछ दिन, ये ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। ओके, बेहतर सलाह है क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी दिख रही है, ऐसे में अच्छा होगा कि रिटेल ट्रेडर्स इस काउंटर से दूर ही रहे। नवनीत दामानी जी, अब आपसे बेस मेटल्स में टॉपिक मैं जानना चाह रहा हूं, और खास करके कॉपर और जिंक, ये दोनों काउंटर आपको कैसे दिख रहे हैं, जिनका व्यू हफ्ते भर का है या 10 दिन का है, उनके लिए क्या सलाह है, कहां पर खरीदारी करनी चाहिए या अभी दूर रहें? वेल मेटल्स में हमने देखा है कि कॉपर में एक काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है पिछले हफ्ते में, करीब करीब 3% के लॉस के साथ ट्रेड कर रहा है। बट मुझे लगता है ये एक लेवल है जहाँ पे टाइम एंड अगेन कॉपर के प्राइसिंग में एक बाउंस बैक या रिबाउंड देखने मिला है। यहाँ पर अक्यूमुलेट बनता है 715 712 के आसपास कॉपर मिले तो आप बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में आपको वापस आपको 725 730 के रेंज में कॉपर देखने मिल जाता है। पोजिशनल दौर पे जब तक 705 702 तक के स्तर नीचे में नहीं टूट जाते, ये टाइम एंड अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाते हुए रहेगा। दूसरा ट्रेड रहेगा जिंक पे, जहाँ पे हमने एक रीजनेबल करेक्शन देखा है। $2600 से टूटते-टूटते जिंक करीब-करीब $2400 तक आ चुका है। एलएमई टर्म्स में एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है और डोमेस्टिक लेवल्स में भी ऐसा लग रहा है कि एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास है। 215 के आसपास जिंक पे बाय की रणनीति बनाई जा सकती है। 210 का आप स्टॉप लगाइए और 225 228 तक के टारगेट ऊपर में देखने मिल सकते हैं। ओके, यानी आपको लग रहा है कि 712 से लेके 715 के आसपास कॉपर खरीदारी करे, ऊपर में कॉपर 725 से 730 रुपए तक जा सकता है, और जिंक को खरीदना हो तो 215 के आसपास खरीदे और 210 का स्टॉप लॉस लगाए। 228 रुपए का लक्ष्य आपको लग रहा है। अमित गोयल साहब, बेस मेटल्स पर आपका आउटलुक क्या है मीडियम टर्म के लिए? देखिए, अगर मैं बेस मेटल्स की बात करूं तो उसमें भी जो है वो जो ट्रेंड है वो कुछ थोड़े थोड़े अलग हैं। जैसे अगर मैं निकल की बात करूं तो वहां पर तो एक बहुत बड़ा जो है वो सेल ऑफ आ गया है,
और निकल जो है अपने इसी समय पिछले साल जो भाव थे वहां से ऑलमोस्ट 30-35% गिरा हुआ है। और इनफैक्ट बहुत सारी जो निकल की माइंस हैं वो अनवाइबल हो गई हैं, और उनको जो है अपनी प्रोडक्शन बंद करनी पड़ रही है, क्योंकि वो माइन की जो ओवरहेड कॉस्ट है वो निकल नहीं पा रही है निकल के इस भाव पे। मगर अगर यही बात अगर मैं कॉपर की बात करूं, तो मुझे कॉपर में जो है काफी स्टेबिलिटी वाली पिक्चर दिख रही है। और कॉपर में जो है वो चूंकि चिले में और कुछ कुछ और मेजर कंट्रीज में थोड़ी प्रोडक्शन पे जो है वो स्ट्रेस है, तो इसके वजह से अगर मैं कॉपर की बात करूं और अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, तो फिलहाल तो जो है ये आई थिंक रेंज बाउंड है, बल्कि थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल भी हो सकता है। मगर अगर मैं अगले 1 साल की बात करूं, तो मैं तकरीबन सारे बेस मेटल्स पे बेयरिश हूं, चाहे वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, निकल है, जिंक है, इवन आयरन ओर पे मैं बेयरिश हूं। और उसकी वजह ये है कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, उनकी चाइना की इकोनॉमी की हालत काफी खराब है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे आज भी आपको आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में कई मेजर्स आए हैं गवर्नमेंट के तरफ से और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के तरफ से। वो किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड कॉन्ट्रैक्शन ना हो, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन ना हो, और जीडीपी जो है वो 2024 में भी 4-5% के रेट से जो है वो बढ़ जाए। मगर मेरा ऐसा मानना है कि चाइना का पूरा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो आज के डेट में मुझे बहुत ज्यादा जो है वहां पर चैलेंजेस दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो वहां पर जो रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सभी की जो ओवरऑल जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में कम होगी, जिसके वजह से बेस मेटल्स पे जो है वो सेल ऑफ आने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। अगर आप लंबी अवधि की बात करें, अगर आप 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने की बात करें, मगर यही अगर हम बात जो है वो महीने 2 महीने की करें, तो मुझको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। और मुझे तकरीबन सारे बेस मेटल्स जो हैं वो साइडवेज दिख रहे हैं। पर्टिकुलरली कॉपर में जो है थोड़ा अपसाइड पोटेंशियल अभी शॉर्ट टर्म में और हो सकता है। और निकल की अगर मैं बात करूं, तो पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म में डाउनसाइड पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है। ओके, यानी राय आपकी भी साफ है। आपको लग रहा है कि 1 साल के लिए अगर किसी का नजरिया है तो बेस मेटल्स में गिरावट की ही यहाँ से संभावना दिख रही है, क्योंकि चीन को लेकर जिस तरह की चिंता है, चाहे वो डिमांड को लेकर हो, रियल एस्टेट में डिमांड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो डिमांड है वो कमज़ोर है, उसका असर यहाँ पर दिख रहा है मेटल की मांग पर, उसका दबाव आगे यहाँ पर दिख सकता है। चलिए अब नॉन एग्री के बाद अब एग्री मार्केट का रुख करते हैं। हमारे साथ कमर सादरी साहब भी हैं। सादरी जी, सबसे पहले जीरे की बात कर लेते हैं। जीरा लगातार कमज़ोर हो रहा है। अब सितंबर का जो हाई था वहाँ से अगर देखें तो अब काफ़ी नीचे आ चुका है। क्या करना चाहिए? 27,000 के आसपास क्या खरीदारी बनती है या अभी और आपको गिरावट दिख रही है? पोजिशनली सिर्फ हफ्ते भर के लिए बताइए क्या करना चाहिए। नमस्कार विक्रम मोहन जी। सर जीरे से शुरू करेंगे। सर जीरा मुझे करंट क्रॉप को आता हुआ देख के, जिसका अभी कॉन्ट्रैक्ट भी मार्च चल रहा है, सर मुझे जीरा में फिलहाल बाइंग नहीं लग रही है। इनफैक्ट मुझे तो सर जीरा में सेल ही लग रहा है, क्योंकि जो अभी आने वाला क्रॉप है वो पिछले साल के मुकाबले से तकरीबन 35 से 40% ज्यादा आने की उम्मीद है। तकरीबन 5 लाख मेट्रिक टन का क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो पिछले साल तकरीबन 3.5 से 4.5 लाख टन का ही था। तो सर मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसको सर करंट जो लेवल्स है 26,800 से 900 के लेवल्स के, सर वहां से इसको सेल करना चाहिए फॉर अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 रुपीज। और एसएल रहेगा सर तकरीबन 27,200 का, और टारगेट रहेगा बिलो 26। ओके, यानी आपको लग रहा है थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है, क्योंकि जो उत्पादन है वो पिछले साल से 40% तक ज़्यादा रहने का अनुमान है। हल्दी में बताइए, हल्दी खरीदे क्या? अच्छी तेज़ी आ गई है क्या? ये तेज़ी और कंटिन्यू होगी? किन लेवल्स पे खरीदे हल्दी को और टारगेट क्या रखे? सर हल्दी की चाल अच्छी लग रही है। सर पिछले हफ्ते ये तकरीबन 13,500 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, और हमने सर इसको पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 2,000 रुपये बढ़ता हुआ देख के 15,000 से 15,200 रुपये तक देखा है। सर मुझे लग रहा है यही ट्रेंड एक बार के लिए कॉमन रहेगा। इसको 16,000 लेवल्स के लिए यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। मुझे सर करंट हफ्ते 10 दिन में, जब तक सर अराइवल्स का पिक्चर ज्यादा क्लियर नहीं हो जाता, या हम अराइवल्स का ज्यादा प्रेशर नहीं देखते,
फंडामेंटली क्रॉप कम है, इसलिए सर हल्दी को बाय करके ही चलना चाहिए फॉर 16,000 लेवल्स। और सर अब एसएल 14,500 का है। यानी 16,000 के लक्ष्य के लिए हल्दी को खरीदना चाहिए और 14,500 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। धनिया की चाल सादरी जी कैसी दिख रही है आपको, क्या लग रहा है धनिया और तेजी यहां से दिखा सकता है, क्योंकि अच्छी ठीक ठाक तेजी आ चुकी है, 8,000 के बेहद करीब भी है, क्या और कितनी तेजी की उम्मीद करें, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए धनिया में? विश्वमोहन जी, हमने धनिया भी देखा है कि पिछले एक हफ्ते में ये 7600 से लेके 8000 रुपीज तक का हमने तकरीबन 5% प्लस का इसमें अपसाइड देखा हुआ है। वही अपसाइड मेंटेन करते हुए इसको सर 8000 के लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं। टारगेट रहेगा तकरीबन 8200 और आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं 7850 टू 7900 का। क्योंकि इसमें भी जो मेन प्रोडक्शन सेंटर है गुजरात का, वहां पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 30 से 35% क्रॉप कम एक्सपेक्टेड है। और एक गुजरात का ही लोकेशन या स्टेट है जो इसको हर बार एक सर्टेन प्रोडक्शन लेवल मेंटेन करके चल रहा था, और वही इस बार का क्रॉप कम होने की वजह से दुनिया में अच्छी तेजी लग रही है। 8200 तक के लेवल्स के लिए बाय बनाना चाहिए। ओके, यानी आपको लग रहा है कि धनिया 8,250 रुपए तक की भी जा सकता है। चलिए, अब ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों ही काउंटर काफी दायरे में दिख रहे हैं, ऊपर में बिकवाली, नीचे में खरीदारी लौटती है, एक छोटा सा दायरा बन चुका है। क्या इस दायरे से निकलेगा लंबे कंसोलिडेशन के बाद? क्या एक अच्छी तेजी आपको ग्वार में यहाँ से दिख रही है क्या सादरी जी? सर ग्वार सीड और ग्वार गम काफी रेंज बाउंड और टाइट रेंज में चल रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। अगर हम ग्वार गम देखें तो तकरीबन 12,400 से लेके 12,600 की रेंज मेंटेन करके चल रहा है। लेकिन जो काफी टाइम से मेरा व्यू रहा है, मुझे अभी भी एक वैल्यू बाय ही लग रहा है, क्योंकि इसमें काफी टाइम से अगर एक ही भाव मेंटेन करके चल रहा है, अराइवल्स तकरीबन ये महीने से रुक जाएंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अराइवल्स आ रहे हैं मार्केट में। तो गुआर गम में 12,900 के लेवल के लिए इसको बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 12,450 टू 12,500 का अपने हिसाब से मेंटेन करके चल सकते हैं। सेम गुआर सीड में भी तकरीबन जो 5,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, वहां से इसको 5,700 टू 5,750 के लिए आप बाय करके चले, और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 50। ओके, यानी इन दोनों काउंटर में आपको लग रहा है कि अच्छी तेजी अब धीरे धीरे लौट सकती है। अब यही सवाल कपास और कपास खली को लेकर होगा। ये लंबी गिरावट के, बड़ी गिरावट के बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है, एक दायरे में ही घूम रहे हैं दोनों काउंटर, एनसीडीएक्स कपास और एनसीडीएक्स की कपास खली। इन दोनों काउंटर पर आपकी राय, पोजिशनली जिसको अगर हफ्ते भर के लिए ट्रेड करना है उनके लिए क्या सलाह है? विष्णुमोहन जी, मुझे इन दोनों कॉटन कॉम्प्लेक्स में हाल फिलहाल के लिए ज्यादा तेजी नजर नहीं आ रही है, तो इसलिए तकरीबन 1,500 के टारगेट के लिए आप कपास का अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट सेल करके चल सकते हैं। और कॉटन सीड ऑयल केक में भी पिछले एक हफ्ते में हमने तकरीबन 100 टू 150 रुपीज निकलते हुए देखे हैं, और अभी तकरीबन 2,600 के लेवल पे कॉटन सीड ऑयल केक का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है। फिजिकल में डिमांड नहीं है, यही रीजन है कि डेली एनसीडीएक्स में भी 2,500 से 3,000 टन का डेली डिपॉजिट आ रहा है कुकुड़ में, और अगर वीकली ट्रैक करेंगे तो मोर देन 10,000 टू 12,000 मेट्रिक टन डिपॉजिट चल रहा है। तो इसको बिलो 2,500 लेवल्स के लिए एक बार बाय करके, सॉरी सेल करके चलना चाहिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2,640। ओके, यानी आपको लग रहा है कि 1,500 के लक्ष्य के लिए एनसीडीएक्स कपास को शॉर्ट करना चाहिए जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉटन केक में भी शॉर्ट पोजीशन ही बनानी चाहिए। आपको लग रहा है 2,500 या 2,500 के नीचे भी कॉटन सीड ऑयल केक आ सकता है, ऐसा सादरी जी मानते हैं। सादरी जी, अब सवाल होगा कैस्टर को लेकर। कैस्टर को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर भी दायरे में ही वायदा में कारोबार हो रहा है, क्या कुछ हाजिर डिमांड में कुछ सुधार दिख रही है? सर कैस्टर का भी ये ऑलमोस्ट अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर अराइवल्स आने शुरू हो जाएंगे। फरवरी के बाद हम इसमें अराइवल देखते हैं। इनफैक्ट पाटन में आज नया क्रॉप के अराइवल्स कुछ बैग्स आए भी है। यही इसका प्रोडक्शन तकरीबन तकरीबन 17 से 18 लाख मेट्रिक टन एक्सपेक्टेड है, जो इसका मोरलेस एवरी ईयर का मीडियन होता है। तो ज्यादा उधर कोई ऐसा हम चेंज नहीं देख रहे, पर फिजिकल में डिमांड अभी इतना साथ नहीं दे रही है। तो करंट लेवल से मैं यही बोलूंगा कि 5,800 के आसपास कैस्टर को भी अगले एक हफ्ते के लिए सेल करके ही चलना चाहिए, और अप्रोक्सीमेटली 5,600 टू 5,650 लेवल्स। और करंट प्राइस से आप 70 रुपीज का एसएल रख सकते हैं यहाँ पर से।
ओके, यानी हाजिर में फिलहाल बहुत ज़्यादा मांग नहीं है और यहाँ पर भी कैस्टर में भी बिकवाली की सलाह आप दे रहे हैं। मेंथा ऑयल ये भी एक ऐसा काउंटर है जो दायरे में है, हालांकि सप्लाई ज़रूर कम है, हाजिर डिमांड भी ठीक ठाक है, लेकिन क्या बड़ी तेजी की उम्मीद करें या हल्की तेजी के लिए यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए मेंथा ऑयल में, क्या कहेंगे सादरी जी? सर मेंथा ऑयल मुझे यहाँ करंट लेवल में थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको सर अभी करंट लेवल से आप एक 10 रुपए के लिए बाय करके चल सकते ओके ओके, यानी मेंथा ऑयल को हल्की तेजी के साथ, हल्की तेजी की उम्मीद के साथ यहाँ पर खरीदारी करें, यहाँ पर एंट्री करें। शुक्रिया कमर सादरी साहब आपका, आपने तमाम एग्री काउंटर, जितने भी एग्री वायदा में ट्रेड होने वाले काउंटर है, तमाम एग्री कमोडिटी पर अपनी राय रखी। साथ ही अमित गोयल साहब आपका और नवनीत दमानी आपका, आप दोनों ने नॉन एग्री मार्केट का पूरा आउटलुक समझा दिया, पोजिशनल से लेकर लॉन्ग टर्म तक, यानी पूरे 1 साल तक किस तरह की रणनीति आपको बनानी है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस और मेटल्स में। साथ ही पोजिशनली हफ्ते भर के लिए आपको एग्री में क्या करना है ये सादरी जी ने बता दिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमोडिटी विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।